गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अथर्वा जीएस कॉरिडोर में वेलकम करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग जान रहे हैं कि कंटिन्यू जीएस की क्लासेस हो रही हैं। और जीएस की क्लासेस में भी अगर बात किया जाए तो वर्तमान में हम पर्यावरण विषय के साथ शुरुआत कर चुके हैं। तो पर्यावरण विषय की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक पर हम रन करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ विशेष रूप से मैं ज़रूर कहूँगा कि वीडियो पूरा देखा करिए। पूरा देखने के बाद अगर नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज एक दो बार देख लीजिए तो रिवीजन हो जाएगा और दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, जहाँ से आप बेहतर तरीके से अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि आने वाले आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर पर्यावरण विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो चाहे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, आरओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, लोअर सबऑर्डिनेट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, या यूपी का पेट का एग्ज़ाम हो जो होने वाला है, पीईटी होने वाला है। साथ के साथ अगर बात किया जाए और अन्य एग्ज़ाम्स में आप सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इस तरह के कोई जो भी एग्ज़ाम हैं सभी जगह के लिए यह महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो हम करेंगे सबसे पहले कुछ चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम चीज़ों को जान लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में जिन चीज़ों को हमें जानना है, पॉइंट्स के रूप में वो जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो सबसे पहला है जलप्रिय पौधे। ये छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैं हर एक शब्द के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप पढ़ते समय नीचे कमेंट कर सकें कि हाँ आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे आइडिया लग जाएगा मुझे। वाटर लविंग प्लांट्स क्या होते हैं, जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स भी कहा जाता है, इन्हीं को एक्वेटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। बताइएगा मुझे कि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को 5 सेकंड का समय है, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब जलप्रिय पौधों की बात किया जाए तो जलप्रिय पौधे वो होते हैं, निश्चित सी बात है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जो जल में रह रहे हों या जल के आसपास रह रहे हों, यानी जो जिनके लिए जलीय क्षेत्र आवश्यक है, जलीय क्षेत्र आवश्यक है। और जलीय क्षेत्र में आपका जल हो सकता है, दलदल भूमि हो सकती है, यानी दलदली क्षेत्र हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो इन पौधों के लिए नमी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर के नमी अत्यधिक आवश्यक है इन पौधों के लिए। और निश्चित सी बात है कि यदि वातावरण में नमी की कमी होगी या तटीय क्षेत्रों में जल की कमी होगी तो निश्चित रूप से ये पौधे सूखने लगेंगे। यानी अगर भूमि में जल की कमी पाई जाएगी तो जल की कमी से ये पौधे सूखने लगते हैं, जिससे हमें पर्यावरण के विषय में जानकारी भी मिलती है। ये पौधे क्या लगेंगे, सूखने लगते हैं। और अगर ये जल की कमी से सूखने लगेंगे तो हमें निश्चित रूप से यह जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जल की कमी हो रही है, इसका मतलब पर्यावरण में प्रदूषण की वृद्धि हो रही है या जल की मात्रा में कमी आ रही है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, जलप्रिय पौधे कहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि नमी या ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं, ह्यूमिडिटी के लिए इन पौधों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। यानी ह्यूमिडिटी के बिना ये सारे पौधे कार्य नहीं करते हैं। क्लियर, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। चलिए, इसके बाद आपके भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि ये किस विषय पर दिया जाता है और कैसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है इकोमार्क।
दोस्तों बताना है आप सभी लोगों को, आंसर देना है साथ के साथ। इको मार्क। अब आप सभी लोग मुझे बताइए कि इको मार्क है क्या। इको मार्क क्या है? चलिए देखते हैं। अगर हम इको मार्क की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह एक प्रमाण पत्र है। अब यह किसे दिया जाता है? उन उत्पादों को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? उन उत्पादों को दिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट हो उसे दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। यानी उन उत्पादों को दिया जाता है, यह प्रमाण पत्र उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मित्र भाव रखते हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मैत्रीपूर्ण हैं, मैत्रीपूर्ण हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो इकोमार्क प्रमाण पत्र उन उत्पादों को दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा जो पूरी तरीके से, अगर बात किया जाए, कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब यह दिया कब से जा रहा है? 1991 से। ये सुपर टेट में पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है, अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब से दिया जा रहा है इकोमार्क प्रमाण पत्र? 1991 से दिया जा रहा है। दे कौन रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। ब्यूरो ऑफ, दोस्तों ध्यान से देखते चलिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इकोमार्क प्रमाण पत्र भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। यह उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं या मित्रवत भाव व्यवहार करते हैं, अर्थात पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाने का कार्य नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आपके प्रश्न गलत ना हो, पूरी तरीके से सही हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास। ग्रीन डेवलपमेंट बुक का नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ग्रीन डेवलपमेंट, या हिंदी में इसे कहेंगे हरित विकास। तो हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम्स महोदय, WM एडम्स, WM एडम्स। तो याद रखिएगा, ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास पुस्तक के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो
एम एडम्स को जाना जाता है। हालांकि इसका पूरा नाम अगर बात किया जाए तो ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, ये पूरा नाम है, लेकिन संक्षेप में ग्रीन डेवलपमेंट ही कहते हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब अगली पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक हैं हटिंगटन, एल्सवर्थ, पूरा नाम है उनका एल्सवर्थ हटिंगटन। नीचे बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, एक बार ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस पुस्तक के जो लेखक हैं एल्सवर्थ हटिंगटन है, ध्यान रखिएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हटिंगटन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दोनों पुस्तक जरूर याद रखिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट के यानी हरित विकास पुस्तक के लेखक W.M. एडम्स और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसके लेखक हटिंगटन है, एल्सवर्थ हटिंगटन। ये दोनों पुस्तक कभी भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद करूँगा अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा मैं, ना करना उचित समझ रहा हूँ, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से दोस्तों जितने भी लोग, आप 10 लोग देखो, 20 लोग देखो, 50 देखो, 100 देखो, 200 लोग देखो या 1000 देखो, जितने भी लोग आप वीडियोस देखोगे और वीडियोस की इन चीज़ों को दिमाग में बिठाओगे, आप एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पाओगे, क्योंकि यह मेरा एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्च है। उसी रिसर्च पे टू द पॉइंट चीज़ें आपको नोट करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। किसी भी सब्जेक्ट पर, पर्यावरण से शुरुआत हुई है तो पर्यावरण पर इस समय हम फोकस कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए। देखिए, जापानी एक दार्शनिक और कृषि वैज्ञानिक है। जापान के एक दार्शनिक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मासानोबु फुकुओका। क्या नाम था? मासानोबु फुकुओका। इन्हीं को प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है दोस्तों। तो जो मासानोबु फुकुओका हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहते हैं। ध्यान रखना है। हालांकि अब इनकी डेथ हो चुकी है, याद रखिएगा, वर्तमान में ये जीवित नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में इन्हीं को जाना जाता था, मासानोबु फुकुओका को। अब एक चीज़ और कि किस देश की सरकार ने ग्रीन आर्मी बनाई है? ग्रीन आर्मी आपके सुपर टेट आदि के एग्ज़ाम में अगर दे रहे हैं या पेट आदि के एग्ज़ाम में करंट की तरह पूछ सकता है कि किस देश की सरकार के द्वारा ग्रीन आर्मी का निर्माण किया गया है या ग्रीन आर्मी बनाई गई है। तो याद रखिएगा
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ग्रीन आर्मी बनाई है। तो ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है पलाची माड़ा। पलाची माड़ा कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसके बारे में भी जानिएगा कि पलाची माड़ा है क्या और क्यों चर्चा में रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जान रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पलाची माड़ा जो है किस लिए प्रसिद्ध है। पलाची माड़ा, यह स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो यह जानना है कि स्थान है क्या। तो पलाची माड़ा जो है एक छोटा सा क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, जो है आपके केरल में। किस राज्य में है? भारत के केरल राज्य में है। और यहाँ पर कोको कोला कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी थी, और जो भूजल होता है, पृथ्वी के नीचे का जल होता है, उसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया, इतना ज़्यादा निकाल लिया कि जिसके कारण यहाँ पर जल संकट पैदा हो गया था और प्राकृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई थी। इसी कारण से ये पलाची माड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो केरल का पलाची माड़ा कोका कोला कंपनी के द्वारा भूगर्भ जल के दोहन के कारण, जल संकट उत्पन्न के कारण काफ़ी चर्चा में है, रहा है। तो याद रखिएगा पलाची माड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब सबसे ज़्यादा जो आपको भी लगेगा कि बड़ा सामान्य सी चीज़ है, आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, निश्चित रूप से सभी लोग आंसर दे देंगे, पर मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए अगर वीडियोस देख रहे हैं तो। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूरी उम्मीद है आप सभी लोग आंसर देंगे। आप कहोगे सर बड़ा आसान सा प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सच है, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसी पर एक अगला प्रश्न यह है कि मनाया तो दोस्तों 5 जून को जाता है, लेकिन कब से इसे मनाया जा रहा है? अगला प्रश्न है, इसे कब से मनाया जा रहा है? 5 जून तो सब लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ा के एग्जामिनर यह प्रश्न बना दे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसे किस सन से मनाया जा रहा है या कब से मनाया जा रहा है, या यह प्रश्न पूछ ले कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तब अब थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको। तो मेरे दोस्तों, यह विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया था, 5 जून 1973 को। याद रखिएगा, प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसके पीछे कारण था कि 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन होता है विश्व पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो उसी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ये कहा गया कि अगले साल से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 72 के सम्मेलन के बाद 73 से पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तब से कंटिन्यू इसे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं? समझ आ रही हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी आप लोगों को। क्लियर? चलिए, अब इसी पर पर्यावरण दिवस पर ही कुछ चीज़ें देखते हैं।
अब मुझे बताओ कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को तो मनाया जाता है, ये आप सबने बता दिया कि सभी ने बताया कब मनाया जाता है। सर 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1973 से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1972 के स्टॉकहोम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कहा गया कि अगले साल से मनाया जाएगा, इसलिए 73 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे आप सभी लोग यह बताने का कृपा करिए कि 2020 चल रहा है, चला गया है, और 2021 चल रहा है। तो 2020 और 2021 दोनों, इन दोनों में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम होती है, जो टैग लाइन होता है, वह टैग लाइन क्या है? करेंट का क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स से जुड़ता है, लेकिन यही बताओ मुझे कि 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों की, 2020 की भी थीम, 2021 की भी थीम। और साथ में मुझे यह बताइए कि मेजबान देश के रूप में किसे चुना गया था 2020 में भी, 2021 में भी? यहां पर किसे चुना गया था, यहां पर किसे चुना गया है? ये दोनों चीजें आप सभी लोगों को बताना है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जस्ट अभी विश्व पर्यावरण दिवस गुजरा है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले 2020 की। तो 2020 की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायो, नोट जरूर कर लेना मेरे मित्रों, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी 2020 की थीम क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इसका जो मेजबान देश था 2020 का, वह था कोलंबिया। महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए लिखा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूलना नहीं है। तो मेजबान देश कौन सा था? कोलंबिया। अब मुझे बताओ 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम क्या थी? तो 2021 की जो थीम थी वह थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। दो 2021 की क्या थीम थी? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। और इसका जो मेजबान देश है रहा 2021 का, वो रहा आपका पाकिस्तान, यानी आपका पड़ोसी। तो 2020 और 21 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम और दोनों के मेजबान देश आपको निश्चित रूप से याद रखना है, इसे नहीं भूलना है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट और है कि अगर आपसे पूछा जाए, एक पुस्तक महत्वपूर्ण है साइलेंट स्प्रिंग, एक पुस्तक और है, बुक है साइलेंट स्प्रिंग। इस साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यह बताना है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये थीम और मेजबान देश भूलिएगा नहीं। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक के रूप में रेचल कार्सन को जाना जाता है। इसके लेखक हैं रेचल कार्सन, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? रेचल कार्सन हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे भी आप सभी लोग दिमाग में बिठा करके रखिएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आइए आगे चलते हैं।
इस समय ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और कोरोना की लहर तो चल ही रही है, तो कृपया सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। अब मुझे बताइए कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र। आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, कौन सा है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा स्थिर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो गया? सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर है। अगर पूछा जाए विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये बताइए विश्व का सबसे विशालतम या बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यहाँ भी सागर हो जाएगा, यानी समुद्र। समुद्र जो है विश्व का, सागर या समुद्र विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। एक और छोटा सा फैक्ट है, वो यह है कि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किसी भी हमारे नेचर के पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा है या मांसाहारी लोगों की? सामान्य सा प्रश्न है, शाकाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा है या मांसाहारी लोगों की? तो याद रखिएगा शाकाहारी लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अधिक है, शाकाहारी लोगों की संख्या पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, ब्रेक देता हूँ। अगले क्लास पे हम जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आप सभी लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोग आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सारी चीज़ें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग शेयर भी कर दिया करिए। शेयर करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास कर दीजिए। मेरी एक तरीके से आपका ही चैनल है। और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियोस ज़रूर देखें। इसी के साथ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी के साथ मैं सुधाकर सिंह अपनी इस अथर्वा जीएस कॉरिडोर से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।